राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मोना मिस। तो हम लोग भारत की पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसके अंदर प्रस्तावना देख रहे थे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया था। जैसे कि प्रस्तावना का दर्शन हमने लिया था अमेरिका से और प्रस्तावना की शब्दावली थी ऑस्ट्रेलिया से लिया था। प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1949 को क्या किया गया था, रखा गया था संविधान में, और उसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ा था कि संविधान के स्रोत क्या होते हैं, भारत का स्वरूप कैसा है, संविधान का उद्देश्य क्या है और संविधान लागू होने की तारीख क्या है। ये सब हमने किस में देखेंगे, हम प्रस्तावना में। इसीलिए तो मैंने बोला था कि प्रस्तावना क्या है, एक संविधान की जन्म कुंडली है। उसी जन्म कुंडली को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट है संविधान के स्रोत। संविधान का स्रोत क्या है इसके अंदर, कि हमने देखा था प्रस्तावना में लिखा हुआ था हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस शब्दावली का दो मतलब है, दो मीनिंग है, दो अर्थ होते हैं इसके। एक तो क्या है कि भारत की जनता ने, भारत की जनता ने भारत का संविधान बनाया है। अतः जनता ही क्या है, जनता ही संविधान का स्रोत है, संविधान का स्रोत है। दूसरा मतलब क्या है, जनता ही सर्वोच्च है। जनता ही क्या है, सर्वोच्च है। जनता ही माई बाप होती है, जनता ही गिराती है, जनता ही उठाती है। तो इसलिए संविधान का स्रोत क्या है, हम कह सकते हैं संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया संविधान का स्रोत क्या है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सरकार का स्वरूप कैसा है। सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप है। स्वरूप बताने से पहले एक चीज बता दूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि ये जो हम भारत के लोग, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अब इसका आंसर वो ही बता पाएगा जिसको प्रस्तावना अच्छे से याद है। जिसको नहीं याद है वो तो एग्जाम हॉल में बैठेगा ठन गोपाल और यूं देखेगा, और वो वहां पे क्या करेगा, जो बकरियों के जाड़े होते हैं ना, वही देखेगा ऊपर क्या है, कितनी गंदगी हो रखी है, तो ये सभी करेगा। अगर किसी को प्रस्तावना अच्छे से याद होगी वो तो इसका आंसर फट से बता देगा पढ़ के कि इतनी इतनी बार यूज हुआ है। तो प्रस्तावना याद कर लियो भाइयों। तो इसमें आंसर आएगा कितनी बार हुआ है, 2 बार। 2 बार, वो भी फर्स्ट ही लाइन में, फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन आ जाए किसी में अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट पैरा से, कितनी खुशी मिलती है ना। तो हम भारत के लिए लोग, भारत को कितनी बार हुआ, 2 बार यूज हुआ ना, तो इसलिए प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज 2 बार हुआ है। नेक्स्ट है हम सरकार का स्वरूप कैसा है। कैसा है स्वरूप, किससे पता चलेगा, प्रस्तावना से। तो देखते हैं सरकार का स्वरूप। हमने देखा था प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, और गणराज्य।
ऐसा है हमारे सरकार का स्वरूप। अब इनका मीनिंग होता है इन सबका, देखो, प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारे देश की विदेश नीति क्या है, स्वतंत्र है। भारत की जो सरकार है वो आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र है। हम पे कोई जोर नहीं डाल सकता कोई दूसरा देश आके कि तुम ये करो या वो करो। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि रूस के बारे में अगर जो यूएन महासभा होती है उसमें काउंटिंग होती है, उसमें जो वोट देना होता है ना, तब हमारा भारत क्या करता है कि हम तो दोनों तरफ ही है, वो किसी की नहीं बोलता, तो इसलिए वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र होके जवाब देता है। इसका मतलब क्या है, भारत की विदेश नीति कैसी है, स्वतंत्र। अतः भारत आंतरिक एवं जो बाह्य मामले हैं उनमें क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से क्या है, अपना निर्णय देता है। क्या देता है, निर्णय देता है। समाजवादी, समाजवादी का मतलब है कि राज्य संसाधनों का विकास करेगा। राज्य संसाधनों का विकास करेगा। तीसरा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है, इसको धर्म निरपेक्षता भी बोल देते हैं, कि पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य है ना किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, वो सभी को समान रूप से लेके चलेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसे करने एक धर्म को मानने लग जाएगी तो बाकी लोगों के साथ तो अन्याय हो जाएगा, इस तरीके से देश में झगड़े वगैरह हो गए। तो इसलिए पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है हमारा देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जो राष्ट्रपति, वो क्या वंशानुगत ना होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। सॉरी, जनता, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। ठीक है, देश क्या होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत ना होकर कैसा होता है, निर्वाचित होता है। और वंशानुगत कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, मैंने स्टार्टिंग में जब संविधान पढ़ाया था तब बताया भी था, इंग्लैंड के अंदर जो होता है वंशानुगत होता है, और अभी जो चार्ल्स थर्ड है वहां के राजा बने थे। आई होप आपको सरकार का स्वरूप पता चल गया होगा कैसा है, कि प्रभुत्व संपन्न है, विदेश नीति में स्वतंत्र होती है, अपने निर्णय दे सकती है। समाजवादी, राज्य संसाधनों का विकास करता है। पंथ निरपेक्षता, राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों को समान रूप से लेके चलेगा। गणराज्य मतलब देश का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है संविधान की उद्देश्य।
संविधान बनाया, हर कोई काम करते हैं अपन, इसका कुछ ना कुछ जीवन में उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है, जब पढ़ाई करते हो आप, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। सरकार का उद्देश्य, अब देखेंगे सरकार के उद्देश्य। सरकार के उद्देश्य क्या है? संविधान में हम प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि न्याय, सभी को न्याय देना, सभी की एक पर्टिकुलर स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। हमारे जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, वही अगर प्रस्तावना अच्छे से याद होगी तो वो बता देगा कि इस न्याय का उल्लेख, और वो भी क्रम से, नहीं तो बैठे बैठे भाई जाड़ा देखना है, मकड़िया का गिनना है एग्जाम हॉल में बैठ कर। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब है कि किसी को भी, मतलब अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। राजनीतिक, राजनीतिक का मतलब है कि शासन के अंदर सभी को ऊंच नीच का भेदभाव ना करके सभी को शासन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, शासन की भागीदारी में हिस्सा लेने दिया जाए। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कैसे याद करना? देखो, विचार आएगा किसी के मन में, विचार आया, उसको क्या किया? अभिव्यक्त, क्या करेंगे वो? अभिव्यक्त। अब वो अभिव्यक्त करेगा, अब तुम उस पर विश्वास करने लगोगे, क्या करोगे तुम? विश्वास, विश्वास तो कर लिए, अब क्या करेंगे? उसका धर्म देखेंगे कि हाँ कि ठीक तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा। फिर क्या करेंगे? उसकी उपासना करेंगे, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुता का मतलब होता है भाईचारे का विकास करना, भाईचारा। सबको पता है, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। हमारा भारत जो है इस पे विश्वास करता है, वसुदेव कुटुंबकम। और हमारे जो G20 की जो है थीम है वो भी इसी पे आधारित है। अभी G20 चल रहा है हमारे देश में, उसी की थीम भी क्या है? वसुदेव कुटुंबकम पर ही आधारित है। इस तरीके से ये हमारे संविधान के उद्देश्य है कि सबको न्याय दिलाना, सबकी स्वतंत्रता होती है, समानता होती है और बंधुता होती है। स्वतंत्रता को याद कर लिया कि विचार आएंगे, अभिव्यक्त करेंगे, उसको विश्वास करेंगे, फिर धर्म और फिर उपासना करेंगे। तो ये संविधान के उद्देश्य है। संविधान, नेक्स्ट है संविधान को लागू होने की तारीख। प्रस्तावना में क्या मिलता है? संविधान को लागू होने की तारीख का भी उल्लेख मिलता है। संविधान की लागू होने की तारीख यहाँ लिखते हैं, संविधान की लागू होने की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। मिति
मार्ग शीर्ष, द्वितीय मार्ग शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ये उल्लेख हमारे संविधान कब लागू हुआ था? विक्रमी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। विक्रमी एतत्, विक्रमी को नहीं, अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मर्पित किया गया। आत्मर्पित। संविधान कब लागू हुआ? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्या शब्द यूज किया गया है संविधान को लागू करने के लिए? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित। इसी क्रम में याद करना है, नहीं तो -1/3 हो जाएंगे एग्जाम में। अंगीकृत, इनका भी अलग अलग मतलब है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। आत्मर्पित का मतलब होता है स्वयं को संविधान को सौंपना। मतलब होता है स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसी क्रम में याद होने चाहिए आपको। अगर क्रम आगे जरा सा भी आगे पीछे हुआ तो बिगड़ जाना है बिल्कुल काम एग्जाम में। यहाँ तो कुछ नहीं जाएगा आपका, आपको लगेगा याद कर लिया, बट एग्जाम में -1/3 बस ये निकलेगा फिर घर आके। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ की पॉइंट्स है जो देख लो। की पॉइंट्स है, इसमें लिखो IMP फैक्ट्स या ऐसे लिखो की पॉइंट्स। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को सबसे पहले एक था बेरूबाड़ीवाद। बेरूबाड़ीवाद 1960 में क्या किया गया? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। संविधान का भाग नहीं माना। बेरूबाड़ीवाद हुआ था 1960 में। से कहा गया प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अब जब संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संविधान संशोधन भी नहीं कर सकते। लेकिन इसी फैसले को क्या किया गया? केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में कहा, क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर नेक्स्ट है जो प्रस्तावना है उसके लिए जो KM मुंशी है उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया? संविधान की जन्म कुंडली। जो कि मैं आपको बोल रही थी कि संविधान की जन्म कुंडली होती है, वो किसने कहा? KM
मुंशी ने। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना में अभी सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। इनको क्रम से याद रखना। क्या लिखोगे? प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। अक्सर एक एग्जाम में पूछते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, इसी क्रम में याद होने चाहिए। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। प्रस्तावना की यही सबसे बड़ी खासियत है, एग्जाम में इनका क्रम पूछते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइब। थैंक यू।